भारत में तो नहीं, लेकिन उत्तराखंड में 6 फरवरी 2024 को यानी कि आज ही के दिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया है। यूसीसी के बारे में हमने कई बार चर्चाएं की हैं, लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो उस बिल पर चर्चा करेंगे जो बिल को धामी जी ने विधानसभा में पढ़ा है। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूर हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को 6 महीने की सज़ा हो सकती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी गैर कानूनी मानी जाएगी, यानी कि अगर आपकी पत्नी जीवित है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पति जीवित है तब भी आप दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि ये जो कोड है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए समान रूप से लागू होने वाला है। ये नहीं कि आप इस्लाम धर्म से हैं तो आप 3-4 शादियाँ जो भी उसमें मान्यता के अनुसार है वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में सानिया मिर्ज़ा की जो शादी करके शोएब के साथ गई थी, अब उन्होंने एक और शादी कर ली है जिसके बाद सानिया उनको छोड़ चुकी हैं। तो ऐसा जो हो रहा है शादियों का खेल अब भारत में नहीं हो पाएगा, यानी कि भारत के उत्तराखंड राज्य में तो ऐसा नहीं हो पाएगा इस नियम के बाद। क्या क्या है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में लागू होने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? तो आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह के कोर्ट प्रोसेस और सज़ा का प्रावधान होता है, यानी कत्ल हिंदू ने किया है या मुसलमान ने, या इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था या मुसलमान था, इस बात से एफआईआर, सुनवाई और सज़ा में कोई अंतर नहीं होता, यानी कि सज़ा बराबर मिलती है चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो। सिविल कानून में सज़ा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। मसलन 2 लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो, या पति पत्नी के बीच कोई मसला हो, या किसी पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी विवाद हो, ऐसे मामलों में कोर्ट सेटलमेंट कराता है। पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाता है। सिविल कानूनों में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की खास भूमिका होती है। शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी हैं। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिम में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ होते हैं। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को ख़त्म करके भी, यानी कि जो पर्सनल लॉ है उसको ख़त्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जात से क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। यानी कि मुसलमान 4 शादी कर सकता है, हिंदू 1 शादी कर सकता है, जो कि अभी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, जो अलग अलग नियम है दोनों धर्मों के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज़्यादा विरोध अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इस कारण शादी और परंपराओं से जुड़े मामलों में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम जानकारों के अनुसार शरिया कानून 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा यह उनकी आस्था का विषय है। उत्तराखंड में जो लागू होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या कुछ बदल जाएगा? उसकी अगर हम बात करें तो समान संपत्ति के अधिकार सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे निकल के आएगी, यानी कि बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी के हैं। यानी कि अभी तक जैसे कि हिंदू में अगर हम बात करेंगे तो हिंदुओं में बेटे और बेटी को समान अधिकार प्राप्त है। पिता की संपत्ति में बेटी भी हिस्सेदार है, बेटा भी हिस्सेदार है। खैर, बेटियां अक्सर लेती नहीं हैं। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो वहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर अधिकार बेटे का है, बेटी की नहीं है। और इस कानून के बाद बेटियों को भी अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार हो जाएगा। यानी कि मुस्लिम बेटियाँ जो हैं वो अब अगर अपने ससुराल से प्रताड़ित होती हैं तो अपने घर आकर आराम से रह सकती हैं, अपने पिता की संपत्ति में अपने पिता से अपनी संपत्ति का अधिकार ले सकती हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही पिता की 3 संतानें हैं, 4 संतानें हैं, तो चारों को मिलना चाहिए, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो।
ऐसा हिंदू एक्ट में पहले से बना है और अभी तो फिलहाल ये नया जो मामला निकल के आ रहा है वो हो रहा है। लेकिन इन सब का विरोध मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। एक और कानून है, मौत के बाद संपत्ति का अधिकार किसको मिलेगा। इसमें बताया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में ये अधिकार केवल मृतक की माँ को मिलता था, यानी कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं, माँ है, 4 बच्चे हैं, ठीक है, और पति छठवां है, वो अगर मान लीजिए उसका डेथ हो जाता है तो माँ और अन्य चारों को सभी को समान रूप से मिलेगा। पहले क्या होता था कि सिर्फ पत्नी को ही मिल जाता था, यानी कि जो घर की माँ पत्नी होती थी, माँ होती थी, उसको मिल जाता था, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, संपत्ति में सभी को समान अधिकार मिलेगा और पहले माँ को ही मिलता था। समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। अब तलाक लेना आसान नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, और इसीलिए मुसलमानों द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान तलाक 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 जैसे 3 शब्द कहकर पत्नी से तलाक ले लेते हैं। वहीं हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो सालों साल मुकदमा चलता है, समझौता होता है, फिर उसके बाद तलाक भी नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, विशेष कारण होने पर। तो इसीलिए समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। तो इसमें क्या कहा गया है, पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा, यानी कि जब पति पत्नी दोनों राजी होंगे तभी तलाक होगा। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, शुरुआत में ही मैंने बताया। तो उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रहते हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुचित जनजाति के लोगों को छूट दी गई है। सबसे बड़ी बात, संतान की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर भी कानून बनाया गया है। यदि लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी, इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। यानी कि अगर बच्चा पैदा होता है तो ये नहीं है कि लिव इन में रह रहे हैं और बच्चा पैदा हो गया और मेल पार्टनर जो है वहाँ से फरार हो जाए या फीमेल पार्टनर फरार हो जाए, बच्चा अनाथ हो जाए, ये नहीं होने वाला है। तो उसकी जिम्मेदारी दोनों की होने वाली है। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा और इससे राज्य में हर बच्चे को पहचान मिलेगी, यानी कि कोई अनाथ नहीं होगा, ठीक है। तो तैयार कैसे हुआ यूसीसी का ड्राफ्ट, इसकी बात करें तो ये 4 खंडों में है, जिसमें 749 पेज हैं। 2.33 लाख लिखित फीडबैक ऑनलाइन लिए गए थे। 70 से अधिक पब्लिक मीटिंग हुई थी। 60,000 लोगों से बातचीत करके ये ड्राफ्ट बनाया गया है उत्तराखंड में। देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है, यानी कि अनुच्छेद 44 के भाग 4 में, ठीक है, पार्ट 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह है। इसमें वे सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर क्या स्टैंड है, अगर हम बीजेपी की बात करें, यानी कि उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार है, देश में भी बीजेपी की ही सरकार है, एनडीए की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या कहती है बीजेपी, तो बीते दिनों कई इंटरव्यू लगातार आपने सुने होंगे जिनमें मीडिया में रिपोर्ट भी आई थी, हमने भी कवर किया था कि लगता है कि भारत सरकार 1 हफ्ते 10 दिन में जो था यूसीसी लागू कर देगी या जो भी था। तो बीते दिनों एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था, जब से हमारी पार्टी बनी है तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा मुद्दा रहा है। एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात न की हो। पंथ निरपेक्ष देश में कानून का आधार धर्म नहीं हो सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कहा है कि जब कभी भी अनुकूलता हो देश के विधान मंडलों और संसद को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले कब उठाया गया था, तो 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई थी, यानी कि 1835 में ही ये बात हो चुकी थी। 1840 में इसे लागू भी किया गया था, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। 1941 में BN राव की कमेटी बनी। इस कमेटी में हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई। आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आज़ादी दिलाना था। दूसरे देशों में सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके जैसा वहाँ पे क्या कुछ है, अगर इसकी हम चर्चा करना चाहें तो अभी देश में गोवा ही अकेला राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये पुर्तगाल
सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको बता दें कि गोवा जो है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय गोवा पुर्तगाल के अधीन था। फिर बाद में भारत की सेना वहाँ पहुँचती है और गोवा को अपने अंडर में लेती है। उसका इतिहास अलग है। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ। इसके बाद भी वहाँ से ये कानून लागू रहा। यानी कि 1961 में जब गोवा को भारत के अधीन किया जाता है, देखिए 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 1961 में कितने साल लग गए, ठीक है। तो उसके बाद गोवा में जो कानून चल रहे थे पुर्तगाल के, जो 1867 के नाम से जाना जाता है, पुर्तगाली सिविल कोड 1867, वो अब भी लागू है। इसीलिए वहाँ पे सिविल को यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह से चल रहा है और भारत का इकलौता राज्य है। अगर दूसरे देशों की बात करें तो ज़्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देशों के लिए सब एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इजराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग फैमिली लॉ हैं। अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शादी और तलाक से जुड़े मामलों में कई जगहों पर छूट दी गई है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी रोचक थी और समझ लीजिए कि अब धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है और भारत के अन्य राज्यों में भी, जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य हैं, जैसे बात करें उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार में भी अभी है लेकिन बिहार में तो चुनाव होने वाला है, और राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इन सारे राज्यों में लगातार इसकी मांग उठती आ रही है। और पुष्कर धामी ने शुरुआत की है तो श्री गणेश करने की देरी होती है। भारत में देखा देखी नेक, देखा देखी पाप होने वाला है। तो भारत में धीरे धीरे हमें लग रहा है ये भी इसमें केंद्र सरकार की कोई रणनीति हो सकती है कि पहले राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको देखा जाए कि क्या इसके 6 महीने 1 साल के अंतराल में देखने की बात की जाएगी, और फिर जो इसके बेनिफिट्स निकलेंगे उसके बाद एक झटके में, जैसे जम्मू कश्मीर से 370 गायब हुआ, 35 से गायब हुआ, वैसे ही भारत में ये नियम लागू कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारी जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आई होगी, सब कुछ आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। तो अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये जो लॉ लाया जा रहा है आपके हिसाब से कैसा है, और मुसलमान भाई अगर हमारे साथ सुन रहे हैं हमारी बातों को तो वो भी अपने विचारों को यहाँ पे प्रेषित करें कि उनको इन चीज़ों में क्या परेशानियाँ हो रही हैं, क्या 4 शादियाँ करने में दिक्कत हो रही है, या तलाक देने में दिक्कत हो रही है, या अन्य कोई कारण हो सकते हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर ही देश में कानून नहीं चल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि अगर हम बात करें कि अन्य मुस्लिम राज्यों में या मुस्लिम राष्ट्रों में, जैसे पाकिस्तान, इराक, ईरान की हमने बात किया, तो वहाँ पे शरिया कानून चलता है। तो क्या वहाँ के हिंदुओं के लिए अलग कानून है? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे उनके हिसाब से अपना लॉ है, भारत में अपने हिसाब से लॉ होगा, मेरा ऐसा मानना है। खैर सबको समान अधिकार होना चाहिए। सभी महिलाएं हैं, चाहे मुस्लिम महिलाएं हों, चाहे हिंदू महिलाएं हों, या सिख महिलाएं हों, या अन्य महिलाएं हों, अन्य धर्मों की महिलाएं हों, सबको समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है और MPS हिंदी इसका सपोर्ट करता है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।